अगर 2023 में आपको अगर मौका मिले, पार्टी आपको अगर मौका दे, तो आप क्या तैयार हैं? देखिए, ये क्षेत्र की बड़ी मांग है। क्षेत्र की बड़ी मांग है कि यहाँ का प्रतिनिधि है वो यहाँ का जन्मा जाया हो। सांसद महोदय कह रहे हैं मेरे प्रयास से बनी है और हमारे विधायक जी कह रहे हैं हमारे प्रयासों से बनी है, तो इस रोड के बारे में आपकी क्या राय है? राज्य सरकार का इसमें कितना क्या हिस्सा है? देखिए, ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की बातें करना मैं नहीं समझता ये जनप्रतिनिधि के स्तर के अनुकूल होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि राजनीति में काबिल, योग्य और पढ़े लिखे लोग जब तक अगले पायदान पर नहीं होंगे तब तक जनता का बहुत अधिक भला नहीं हो पाएगा। अपने शहर में जो कृषि मंडी है, पहले ये गौण थी, अभी ये इसको मुख्य मंडी का दर्जा दिया गया, इसका श्रेय आप किसे देंगे? ये मेरी प्री बजट मीटिंग में 2 बार मैंने इस बात को उठाया। तो जब किसानों के साथ प्री बजट मीटिंग हुई तो चूरू जिले से मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्री बजट मीटिंग में वार्तालाप करने पहुंचा। तो पहली ही प्री बजट मीटिंग में मैं पूरी डिटेल लेके गया था। तो नेक्स्ट बजट में 10,000 हेक्टेयर का बजट जारी हो गया और वो अभी जो लास्ट मीटिंग थी मैंने कहा कि साहब 10,000 हेक्टेयर का बजट तो जारी हो गया, लेकिन 6,000 हेक्टेयर का बजट अभी जारी होना शेष है। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से अगले बजट में 6,000 हेक्टेयर का बजट भी जारी हो जाएगा। नहीं, ये संभव हो गया। मेरी पिछले 2 बजट से इसके साथ 16,000 हेक्टेयर के साथ साथ मेरी तो मुख्यमंत्री महोदय से जो बड़ी मांग है वो ये है कि दिल्ली बीकानेर रोड से जो दक्षिणी हिस्सा है, जो मूल प्रस्ताव से ही काट दिया गया था, उसको मूल प्रस्ताव में शामिल करके और वहाँ भी सिंचाई व्यवस्था का लाभ किसानों को देने का है। अच्छे जो चुनाव हुए थे 2020 के चुनाव थे, तो आपने भी बीडीसी के लिए नॉमिनेशन किया था, फिर आपको चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं साजिद और मेरे साथी इंदर, आज हम आपको लिए चलते हैं देश की जर्नी के साथ। हमारे ओजस्वी वक्ता व पूर्व सरपंच रहे व चूरू जिला कांग्रेस किसान कमेटी के अध्यक्ष व अहिंसा प्रकोष्ठ समिति के संयोजक आदरणीय नरेंद्र जी दूत से आपको मिलवाते हैं। मिलिए आज हमारे बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी नरेंद्र जी दूत से। नमस्कार प्रिय साजिद, आपको तथा आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके द्वारा आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो कब कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है? हाँ, निस्संदेह पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। तारानगर ही नहीं अपितु चूरू जिले के बड़े किसान नेताओं में मेरे पिता स्वर्गीय माल सिंह दूत का नाम रहा है। उन्होंने 1960 में सर्वप्रथम तत्कालीन ग्राम पंचायत साथियों के सरपंच पद पर सर्वप्रथम निर्वाचित हुए और उसके बाद 1977 तथा 1982 में भी वो साथियों ग्राम पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुए। लंबे समय तक ग्राम पंचायत साथियों के सरपंच रहे। साथ ही क्षेत्र के बहुत किसानों के हितैषी, किसानों के मददगार के रूप में आज भी वो जाने जाते हैं। लोग उन्हें बड़े आदर और श्रद्धा के साथ आज भी याद करते हैं। आप किसान कांग्रेस समिति के जिला अध्यक्ष हैं, तो आज के समय जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहता हूँ कि आप जो सरपंच रहे, आपका परिवार वो पिछले राजनीतिक में रहा है, आप भी सरपंच रहे हैं पिछली योजना में, तो आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास के कार्य करवाए? इसमें मैं सुधार करना चाहूँगा। 2010 से लेकर 2020 तक मेरी धर्मपत्नी 10 साल के लिए सरपंच थी। मैं सहयोगी के रूप में काम करता रहा। बेसिकली जनता के सहयोगी के रूप में मैं शुरू से ही काम कर रहा हूँ। ये संयोग मात्र था कि
सरपंच पद पे भी धर्मपत्नी को सेवा करने का अवसर मिला। अन्यथा मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते, मेरी निजी इच्छाओं के चलते, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के प्राप्त करने के लिए, और मैं जन सेवा में शुरू से ही हूँ। मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरी धर्मपत्नी बीच में सरपंच पद पर 10 साल रही। अगर वो नहीं भी होती उस पद पर, तब भी मेरा काम करने का जुनून वैसा ही रहता जैसा आज है या जैसा उससे पहले था। आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे चूरू जिले में नाम है। नरेंद्र दूत को हर आदमी बाई फेस जानता है। ये तो मैं समझता हूँ जनता का प्यार है। तो आगे की क्या रणनीति है? रणनीति तो राजनीति में जो भी होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी एक मुकम्मल प्लेटफार्म पर जाकर जनता की सेवा कर सके। तो मैं भी अपवाद नहीं हूँ। 2018 में भी आपका नाम था सर्वे में। पार्टी सर्वे कराती है, लोगों से पूछती है, लोग जिस प्रकार से फीडबैक देते हैं उस अनुसार सर्वे जाता है, फिर पार्टी जैसा निर्णय लेती है। जो जीता उम्मीदवार पार्टी को महसूस होता है उसको टिकट दे दिया जाता है। ये तो अब टिकट तो किसी एक कार्यकर्ता को मिलनी होती है, इसलिए हमारा प्रयास ये था कि हम लोगों के लिए दिन रात काम करते रहें, पार्टी के लिए काम करते रहें, पार्टी को अपनी बात बता दें, उसके बाद में पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि। अभी सरकार आपकी है, आपका विधायक है, तो आपके विधायक द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं उन कार्यों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, इस बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान में बहुत काम करवाए हैं और तारानगर भी अपवाद नहीं है। हालांकि अगर पड़ोसी क्षेत्रों को देखें, भादरा, राजगढ़ या और लक्ष्मणगढ़ जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। 100 200 500 करोड़ की एक योजनाएं वहाँ स्वीकृत हुई हैं। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तारानगर को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। जहाँ पार्टी का विधायक है अथवा नहीं है, इस बात को मद्देनज़र ना रखते हुए मुख्यमंत्री ने समान रूप से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, समान रूप से पूरे राजस्थान में काम करवाए हैं और उसी का नतीजा है कि तारानगर में भी काम हुए हैं। तारानगर में आपके विधायक कहते हैं कि मैंने 20,000 हेक्टेयर ज़मीन का जो रकबा जुड़वाया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अब व्यक्तिगत बातें न की जाएं तो ये अच्छा है। वैसे जब 2018 में मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ली तो उसके बाद में बजट के लिए बहुत अधिक समय नहीं था, इसलिए अंतरिम अनुदान मांगें प्रस्तुत हुई और बजट मई जून में जाके पेश हुआ। तो मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश करने से पहले एक प्री बजट मीटिंग बुलाई। प्री बजट मीटिंग एक प्रथा है कि वो सभी वर्गों से मिलते हैं, कर्मचारियों से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं और उसी कड़ी में किसानों से भी मिलते हैं। तो जब किसानों के साथ प्री बजट मीटिंग हुई तो चूरू जिले से मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्री बजट मीटिंग में वार्तालाप करने पहुंचा। तो पहली ही प्री बजट मीटिंग में मैं पूरी डिटेल लेके गया था कि जो कुमारा मारिया लिफ्ट कैनाल है उससे जो सिंचित होने वाला रकबा है वो 2005 में एक बड़ा हिस्सा उसका और असिंचित घोषित कर दिया एक आदेश के माध्यम से वसुंधरा राजे की सरकार ने। लेकिन उस समय सिंचित रकबे का और आवंटित पानी का अनुपात सही नहीं रह पाया। जितना रकबा कम हुआ उस अनुपात में पानी कम नहीं हुआ। तो मैंने अधिकारियों से, यहाँ के अधिकारियों से तथा इस फील्ड के जानकारों से इस बारे में चर्चा की। मैं पूरी डिटेल के साथ प्री बजट मीटिंग में गया। अभी इसमें मोटा मोटी जो रिसर्च के बाद में जो मैंने पाया कि जो हमारा आवंटित पानी है, जो अलॉटेड वाटर है, उसके अनुपात में और 16,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि ज़्यादा काट दी गई। जितना पानी था उसके अनुपात में 16,000 हेक्टेयर भूमि ज़्यादा काट दी। यानी 16,000 हेक्टेयर भूमि कुमारा मारिया लिफ्ट कैनाल की बिना पानी बढ़ाए और सिंचित हो सकती थी। वो उस समय 2005 में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। मैंने प्री बजट मीटिंग में मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। मैंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि पानी चूँकि अंतर्राज्यीय मुद्दा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
तीनों इस समिति के सदस्य हैं, इसलिए पानी बढ़ाया जाना अकेले राजस्थान के बस की बात नहीं है। लेकिन जितना पानी हमें मिल रहा है उस पानी में और 16,000 हेक्टेयर भूमि कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल की और सिंचित की जा सकती है। इसके लिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाले खाले के बजट देने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने उस बात को नोटिस में लिया। सभी राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल, एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी और नहर विभाग के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे वहाँ उच्च अधिकारी बैठे थे। उन्होंने इमीडिएटली इस बात को क्रॉस चेक किया कि क्या ऐसा है, और अधिकारियों ने जब उन्हें बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है, जो एलोटेड वाटर है उसके अनुपात में 16,000 हेक्टेयर भूमि है वो कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल की और बढ़ाई जा सकती है बिना किसी पानी बढ़ाने के आदेश के। तो उस बजट में चूंकि बहुत कम समय था तो मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ एक लाइन डाल दी कि कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल का विकास किया जाएगा। फिर अगली बार जब प्री बजट मीटिंग हुई तो मैंने फिर से मुख्यमंत्री महोदय को और कई बड़े कामों के साथ साथ ये भी मैंने याद दिलाया कि पिछली बार साहब मेरी ये मांग थी कि भी कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के नीचे जो 16,000 हेक्टेयर भूमि बहुत आसानी से बढ़ाई जा सकती है, तो उन्होंने कहा 10,000 का बजट इस बजट में दे दिया जाएगा, 10,000 हेक्टेयर का, और शेष 6,000 हेक्टेयर का बजट अगले साल दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बजट में 10,000 हेक्टेयर का बजट जारी हो गया। और वो अभी जो लास्ट मीटिंग थी मैंने कहा कि साहब 10,000 हेक्टेयर का बजट तो जारी हो गया, लेकिन 6,000 हेक्टेयर का बजट अभी जारी होना शेष है। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से अगले बजट में 6,000 हेक्टेयर का बजट भी जारी हो जाएगा। तो ये 16,000 हेक्टेयर भूमि जो है कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के नीचे और सिंचित होनी है। और ये टेक्निकल इशू था, ये पानी बढ़ाने का, सिंचित रकबा बढ़ाने का इशू नहीं था। इसे मैंने ठीक से रखा मुख्यमंत्री महोदय के सामने, उन्होंने मेरी बात को समझा, अधिकारियों ने बात को वेरीफाई किया और ये इमीडिएटली लागू हो गया। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जब 2005 में 1,38,000 जो हेक्टेयर ज़मीन असिंचित की गई थी उसमें 16,000 ज़मीन बिना मतलब के ही काट दी गई। वो ज़मीन 1,48,000 में प्लस थी। वो 1,48,000 का मतलब 1,68,000 होनी चाहिए थी। वो 1,02,000 शेष रही थी। 1,02,000 शेष रही थी। 1,02,000 तो उस 1,02,000 शेष नहीं रह के 1,18,000 शेष रहनी चाहिए थी। 18,000 जो पानी हमारा था उस पानी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमें 2 क्यूसेक पर एकड़ पानी मिलता है, हमें 2 क्यूसेक पर एकड़ पानी मिलता है, तो उस लिहाज से हमारी जो ज़मीन है वो 1,18,000 हेक्टेयर सिंचित रहनी थी, लेकिन हमारी 1,02,000 हेक्टेयर कर दी। और वो 2018-2019 के बजट में वो भूल सुधार मैंने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके करवा दिया। ये आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो 2005 में जो ज़मीन असिंचित की गई थी उसमें 16,000 हेक्टेयर ज़मीन थी। वो ज़मीन उन्हें बिना मतलब अनावश्यक रूप से वो जल्दीबाजी में वसुंधरा सरकार ने काट दी। अभी हम बात करते हैं, अगर 16,000 ज़मीन हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र और सरदार शहर और राजगढ़ तीनों तहसीलों की ज़मीन है, इससे हमारे तारानगर को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल का बड़ा हिस्सा तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जाता है। राजगढ़ और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में जब 2005 में जो असिंचित की गई थी उस समय राजगढ़ का तो लगभग सारा हिस्सा और सरदार शहर का भी बड़ा हिस्सा काट दिया गया था। तो तारानगर इसका जो जितना फ़ायदा मिलना है वो तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही मिलना है। अभी बाकी ज़मीन लगभग रह गई 88,000 आपके हिसाब से। मूल रूप से जो प्रस्तावित की गई थी उसमें से उसमें से 1,38 काटी थी, उसमें 10 जुड़ गई है, 6 और जुड़ जानी है। तो आप उसको अगर 16 ऐड कर देते हैं तो 1,22 और बाकी रह जाएगी। वो 1,22 अगर सिंचित क्षेत्र में उसमें से अगर जुड़े तब राजगढ़ का भी बड़ा हिस्सा शामिल हो जाएगा, सरदार शहर का भी बड़ा हिस्सा शामिल हो जाएगा और तारानगर का भी बड़ा हिस्सा शामिल। इसमें आपको लगता है कि कभी ये संभव होगा?
नहीं, ये संभव हो गया। मेरी पिछले 2 बजट से इसके साथ 16,000 हेक्टेयर के साथ साथ मेरी तो मुख्यमंत्री महोदय से जो बड़ी मांग है वो ये है कि दिल्ली बीकानेर रोड से जो दक्षिणी हिस्सा है, जो मूल प्रस्ताव से ही काट दिया गया था, उसको मूल प्रस्ताव में शामिल करके और वहाँ भी सिंचाई व्यवस्था का लाभ किसानों को देने का है। और मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे ये आश्वासन हर बार दिया है कि जैसे ही पानी को लेकर बैठक होगी और यदि हम इस मामले में सफल हुए कि पानी अगर हमारा अंतर्राज्यीय समिति में अगर हम पानी बढ़ा पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो दिल्ली बीकानेर से दक्षिणी हिस्सा जो है, जो तत्कालीन 8 ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, अभी उसमें 2 पंचायतें बढ़ गई हैं, तो ये जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ भी सिंचाई की व्यवस्था पहुँचाने का लक्ष्य है। आपकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कोई 2 काम बताइए शहर के अंदर किए। तारानगर शहर की बात कर रहे हैं? तारानगर शहर में देखिए, राजस्थान सरकार ने इस बार शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। एक तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट लेके आई है सरकार, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आज के ज़माने में हर माता पिता की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़े, और बहुत लोग कड़ी मेहनत करके और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते भी हैं, पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत ऐसे माता पिता हैं जो अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अभी वो उन माता पिताओं के लिए ये वरदान साबित होगी ये योजना, जिनकी ख्वाहिश होती है, जिनका सपना होता है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, उन्हें बिना किसी शुल्क के, बिना दूरी के, डोर स्टेप पे अगर वही एजुकेशन मिलेगी तो ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये बहुत ही दूरदर्शी तथा दीर्घकालीन योजना है, जिसका फ़ायदा 10-15 साल बाद समाज को, क्षेत्र को देखने को मिलेगा। अभी अगर चुने हुए प्रतिनिधि मांग करें मुख्यमंत्री से शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़ावा करने के लिए, तो क्या संभव है इसमें? नहीं, मुख्यमंत्री से मांग करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। मुख्यमंत्री ने तो इस बार शिक्षा के क्षेत्र में इससे भी आगे जाके परिवर्तन किए हैं। राजस्थान में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो 10वीं का है। जितने भी 10वीं के स्कूल थे वो सारे 12वीं के कर दिए, ताकि बच्चों को 10वीं के बाद अन्यत्र नहीं जाना पड़े, दूर नहीं जाना पड़े। कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएँ होती हैं जो स्कूल नहीं होने के कारण ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ने पर विवश होना पड़ता है। तो 12वीं तक के लिए सभी के लिए सुलभ कर दी। आपके क्षेत्र के जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, सातपुर, राजपुरा, अड़ियाल, ये जो रोड बन रही है अभी इस रोड का काम चल रहा है, ये सांसद महोदय कह रहे हैं मेरे प्रयास से बनी है और हमारे विधायक जी कह रहे हैं हमारे प्रयासों से बनी है। तो इस रोड के बारे में आपकी क्या राय है? राज्य सरकार का इसमें कितना क्या हिस्सा है? देखिए, ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की बातें करना मैं नहीं समझता ये जनप्रतिनिधि के स्तर के अनुकूल होता है। जनता के पैसे से सड़कें बनती हैं, और सड़कें ऐसा नहीं है कि वो आज बनने लगी, आज़ादी से पहले से सड़कें बनती आ रही हैं। जिन सड़कों की चर्चाएं अभी हो रही हैं, ये सड़कें आज से पहले 10-10 बार बन चुकी हैं। इसलिए इन सड़कों को लेके अगर इस तरह की बयानबाजी आती है तो वो निश्चित रूप से ही उचित नहीं है, और किसी जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा नहीं की जाती। फिर भी अगर जब आपने ये पूछा है तो ये मैं बताना चाहूँगा, ये एक सेंट्रल रोड फंड होता है, CRF जिसको बोलते हैं, आजकल शायद उसका नाम परिवर्तित भी हो गया। CRF में राजस्थान की जनता से जो टैक्स कलेक्ट होता है, उसी का बड़ा हिस्सा 60% हिस्सा राजस्थान में सड़कों पे लगाना होता है, और उसी 60% हिस्से के में एक ये सड़क भी है। इसलिए ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह के दावे मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। ये उनके स्तर के अनुकूल नहीं है। सड़कें बनती आई हैं, बनती रहेंगी। ये पृथ्वी जब तक, सृष्टि जब तक रहेगी तब तक सड़कें टूटेंगी, बनेंगी। इसलिए सड़कों को लेके ऐसा किसी को ये इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने कोई तारे तोड़ के ले आए हैं, कोई नया बहुत बड़ा काम कर दिया। सड़कें बनती आई हैं, बनती रहेंगी। ये सतत प्रक्रिया है। अभी एक रोड बन रही है चूरू से और सरसा की सीमा तक बन रही है, जो स्टेट हाईवे है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है,
वो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो ये तो राज्य सरकार का पैसा है। तो अभी हालांकि मैं इस बारे में बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, ये राज्य सरकार का पैसा है। और राज्य सरकार ने क्योंकि ये बहुत समय से इसकी नेशनल हाईवे की मांग थी, लेकिन नेशनल हाईवे में लोड जो जितना चाहिए था उतना लोड सर्वे में बना नहीं, इसलिए इसके लिए मैं ब्लेम किसी को नहीं करूंगा, ना सांसद को ब्लेम करूंगा, क्योंकि सांसद ने निश्चित रूप से प्रयास किए होंगे, लेकिन चूंकि वो लोड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए किसी भी रोड को नेशनल हाईवे बनाने के लिए, वो लोड यहाँ नहीं आया, इसलिए वो नेशनल हाईवे नहीं बन पाया। और फिर राज्य सरकार ने इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तारानगर में ऐसे काम किए हैं जिसमें ट्रॉमा सेंटर है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोतरी हुई है, और जब सरकार का मुखिया संवेदनशील हो तो ये अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए पूरे राजस्थान में ब्लॉक लेवल पे, जिला मुख्यालयों पे, ब्लॉक लेवल पे जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम थी वहाँ बेड बढ़ाना, ट्रॉमा सेंटर्स खोलना तथा उप जिला अस्पताल, जिला अस्पतालों में जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज, ये मैं समझता हूँ स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितने संवेदनशील हैं, उतना भारत में आज के दिन कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं होगा। और ये बात पक्ष विपक्ष सारे स्वीकार करते हैं। राजस्थान सरकार की जो निःशुल्क दवा योजना है, राजस्थान सरकार की जो निःशुल्क जांच योजना है, और अभी जो RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस के नाम से जो कर्मचारियों के लिए जो नई योजना लागू की है, चिरंजीवी योजना जो लागू की है, जिसमें 10 लाख तक का इलाज किसी भी गरीब व्यक्ति का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, ये ऐसी योजना है जिसके पक्ष विपक्ष सभी कायल हैं और पूरा देश कायल है। इन योजनाओं के चलते और पूरे देश में लोग चाहते हैं कि भी इस तरह की योजनाएं हर प्रदेश में लागू हों। जो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से लोगों को बताइए, आपसे जानना चाहती है लोग। देखिए, वैसे तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इसके बिना भी बहुत सारी सुविधाएं आम आदमी के लिए हैं। दवाएं निःशुल्क हैं, जांचें निःशुल्क हैं, लगभग सब कुछ निःशुल्क है। बहुत कोई ऐसी है जो अधिसूचित नहीं है तो उसके, और अगर कोई व्यक्ति चिरंजीवी योजना में शामिल है तो फिर सर्जरी के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो सर्जरी के मामले में 10 लाख तक के कोई भी खर्चे हैं वो राज्य सरकार वहन करती है। तो इसलिए ये गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ गरीब मजदूर को, किसान को मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को एक कैंप लगा के वाजिब लोगों को, पात्र लोगों को इस योजना में शामिल करना चाहिए। राजस्थान में पिछले बजट में 3 आयुर्वेद महाविद्यालय घोषित हुए थे खुलवाने के लिए, तो तारानगर में भी ये अपने को एक मौका मिला है, इसके बारे में आप किसको श्रेय देंगे? राज्य सरकार अपने स्तर पर हर डिपार्टमेंट से मांगती है कि भी आपके क्षेत्र में ऐसी क्या आवश्यकता है, तो ये डिपार्टमेंटल थी, विभागीय सिफारिश थी और सरकार ने उचित समझा, जहाँ भी उचित समझा वहाँ खोल दिया। जिनके बारे में, या जैसे मान लो अगर मैं मेरी बात करूं या किसी और की बात करें तो हम लोगों को तब तक इस बात का आभास भी नहीं था। ये तो राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्तर पर डिपार्टमेंटल रिकमेंडेशन के आधार पर खोल दिया। इससे खुलने से हमारे शहर में कौन कौन से सुविधाएं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे एक BAMS की जो डिग्री होती है, जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू MBBS होती है, तो उस डिग्री के लिए छात्र छात्राओं को बाहर नहीं जाना होगा। बड़े मोटे खर्चे पे बाहर जो डिग्रियां मिलती हैं उससे बचाव होगा। ये बहुत बड़ी
सौगात है क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के उन छात्र छात्राओं के लिए जो आयुर्वेद में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं। अपने शहर में जो कृषि मंडी है, पहले ये गौण थी, अभी ये इसको मुख्य मंडी का दर्जा दिया गया, इसका श्रेय आप किसे देंगे? ये मेरी प्री बजट मीटिंग में 2 बार मैंने इस बात को उठाया। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को बहुत डिटेल में ये कहा। मैंने कहा साहब, तारानगर में मंडी बनकर तैयार हो गई है, चालू हो गई है, सेक्रेटरी की पोस्टिंग हो गई है, लेकिन दर्जा आज भी गौण मंडी का है। सारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद और सिर्फ एक दर्जा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मुख्यालय जो है वो आज भी राजगढ़ है। जब मेरी इस मांग पर विचार नहीं हुआ तो अगली बार मैंने फिर जोर दे के इस बात को मुख्यमंत्री महोदय को कहा। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय, ये तारानगर की बड़ी मांग है। उन्होंने मुझे उसी समय एश्योर किया कि ये निश्चित रूप से हो जाएगा, और ये तो इसलिए श्रेय तो मैं तो मुख्यमंत्री को ही देना चाहूँगा। उन्होंने अपने बजट में इस बात, मैंने बजट से पहले मांग की और उन्होंने बजट में इसकी स्वीकृति दी। इससे शहर के लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? कृषि मंडी से जो फ़ायदे होते हैं वो सारे फ़ायदे होंगे। कृषि मंडी में यहाँ खरीद केंद्र खुल गया, लोगों की फसलें तुलाई होने लगी, यहाँ व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली, यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो बैठने लग गए। इसलिए जो एक कृषि मंडी से जो फ़ायदे होने चाहिए किसानों को, व्यापारियों को, वो सारे फ़ायदे मिलने शुरू हो गए। अभी बाज़ार का व्यापारी है वो वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता? नहीं, बाज़ार के व्यापारियों ने वहाँ अपने केंद्र शुरू कर दिए। आज अगर आप वहाँ उसका विजिट करोगे तो आप पाओगे कि वहाँ सिर्फ तारानगर के ही नहीं, अपितु राजगढ़ के, सरदार सर के कई ऐसे व्यापारी हैं जो अनाज के क्षेत्र में अनाज व्यापारी के रूप में काफ़ी सालों से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने वहाँ व्यापारी केंद्र स्थापित कर लिए और आज के दिन तारानगर कृषि मंडी है वो मोटा मोटी सुचारू रूप से ऑपरेटिव कह सकते हैं उसे। अभी तारानगर के जी पंचायत समिति है, उसमें एक भवन बनाया गया है, जो हमारे विधायक महोदय ये कह रहे हैं कि वहाँ हम तहसील खुलवाएंगे, जो तहसील है वो शिफ्ट करेंगे, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, तहसील के लिए जगह आवंटित है और ये निर्णय राजस्व विभाग करेगा कि उसे किसी अन्यत्र भवन में स्थानांतरित होना है या अभी, क्योंकि जब तक उनका स्वयं का भवन नहीं बन जाता तब तक उन्हें वो जहां अभी संचालित है वहां रहें, या किसी अन्य भवन में, जो सामुदायिक भवन जो बना है जहां उसको शिफ्ट करने का जो चर्चाएं चल रही है, ये निर्णय राजस्व विभाग को करना है। अगर राजस्व विभाग को उचित लगेगा कि किसी सामुदायिक भवन में उन्हें अपना कार्यालय शिफ्ट करना है तो वो कर लेंगे, अन्यथा वो अपने स्वयं के भवन का इंतजार करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर एक डिप्टी ऑफिस खोला गया है, इसके लिए आप किसे श्रेय देंगे? देखिए, श्रेय बार बार इन सब चीज़ों को पूछने की आवश्यकता नहीं है, श्रेय राज्य सरकार को ही जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो इस समय जो स्थानीय स्तर पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो, अगर वो हैं तो वो होंगे, अन्यथा उनकी जगह कोई भी और होगा तो वो होगा। इसलिए राज्य सरकार ने ये उचित समझा। ऐसे कई ब्लॉक्स थे जहाँ सीओ ऑफिस नहीं था। देखिए, प्रशासनिक अमले में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। बहुत पुरानी अगर आप बात करेंगे तो एक डीएसपी ऑफिस होता था, उसके नीचे एक सर्किल इंस्पेक्टर होता था, जिसे आज भी आम भाषा में लोग सीआई बोलते हैं। अब सर्किल इंस्पेक्टर जैसा कोई पद नहीं है, क्योंकि अब सर्किल पे इंस्पेक्टर नहीं होता, अब सर्किल पे ऑफिसर होता है, तो वो सीओ ऑफिस हो गया। तो ये जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं तो उसी अनुसार प्रोग्रेस होती रहती है। तो इस चूरू जिले में एकमात्र तारानगर ही ऐसा था जहां सीओ ऑफिस नहीं था। राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया कि जहां भी ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पंचायत समिति है, जहां एसडीओज हैं, अगर वहां सीओ ऑफिस नहीं है तो वहां सीओ ऑफिस खोल दिए जाएं। तो तारानगर उस कैटेगरी में आ गया, सीओ ऑफिस खुल गया। अभी हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी जो स्कूल खुल रहा है इंग्लिश मीडियम, उसको लेकर इसमें किस तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में आप थोड़ा समझाएं। इंग्लिश मीडियम नहीं है ये राजस्थान सरकार की
बहुत पुरानी योजना है। हमारे आसपास सभी जगह कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं, चूरू में बहुत पुराना है, और उसके बाद अन्यत्र स्थानों पे भी हैं। राजस्थान में इस बार मुझे ठीक से मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मेरे ख्याल से 18 ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए गए थे जहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं थे। वहाँ एक साथ राज्य सरकार ने और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोलकर पूरे राजस्थान में एक रूपता प्रदान की है। हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र को कई ऐसी सौगातें दी गई है, जिसके बारे में आप बताइए जनता को। जैसा मैंने शुरू में कहा, राज्य सरकार ने इस बार पूरे राजस्थान में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना ये देखे कि वहाँ किस पार्टी का विधायक है, वहाँ हमारी पार्टी का विधायक है अन्यथा किसी दूसरे दल का विधायक है, इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए समान रूप से पूरे राजस्थान का विकास करने का प्रयास किया है। और तारानगर भी उसी के चलते तारानगर में भी कई ऐसे काम हुए हैं जो राज्य सरकार की बड़ी सौगातों के रूप में देखा जा रहा है। सावा को तहसील का दर्जा देना, और जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, एक दो और काम जो बड़े काम हैं वो सब उसी श्रेणी में आते हैं। जो सोच थी राज्य सरकार की कि हमें पूरे राजस्थान को और विकास के नए पायदान पे ले जाना है, उसी सोच के अनुरूप पूरे राजस्थान में एक समान विकास कार्य हुए हैं। चूरू में भी हुए हैं, अपना नज़दीकी क्षेत्र है चूरू है, चूरू में भी बहुत बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं। इसका अब सड़कों के लिए 10-10 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है, तो वो बिना किसी भेदभाव के पूरे राजस्थान में हुए हैं। पूरे जहाँ भाजपा के विधायक हैं वहाँ भी हुए हैं, जहाँ दूसरे दलों के विधायक हैं वहाँ भी हुए हैं, जहाँ कांग्रेस से निर्वाचित विधायक हैं वहाँ भी हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार इस बार बियॉन्ड द पार्टी लाइन काम कर रही है। इस बार जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, ये पार्टी लाइन से हट के कार्यकाल रहा है। इसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, एकदम निष्पक्ष भाव से पूरे राजस्थान को अपना क्षेत्र समझते हुए, अपना परिवार समझते हुए एक समान एक रूप से काम हुआ है। आपको क्या लगता है 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट करेगी? देखिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। जनता इस बात को समझती है कि उनके लिए काम कौन करता है। आज आप बिना किसी पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए आप आम आदमी से जाकर पूछें, वो वोटर किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन अगर उनसे ये बात पूछें कि भी काम कब अधिक होते हैं, किसके राज में काम होते हैं, तो आपको ईमानदारी से ये जवाब मिलेगा कि कांग्रेस के राज में आम आदमी के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए, कामगार के लिए और काम होते हैं। तो और इस बार तो जो काम हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ जनता निश्चित रूप से मौका देगी। अन्यथा तो अगर इस बार मौका नहीं मिलता है तो फिर ये एक इस तरह का एक परिपाटी चल जाएगी कि भाई काम करें या नहीं करें, सरकारें तो बदलती रहती हैं, तो फिर काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा और लोग भविष्य में काम को तरजीह नहीं देके दूसरे कामों को तरजीह देना शुरू कर देंगे। अभी पीछे जो चुनाव हुए थे, 2020 के चुनाव थे, तो आपने भी बीडीसी के लिए नॉमिनेशन किया था, फिर आपको चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, उसके बारे में? ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी मेरी ये इच्छा थी कि मैं एक प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों की सेवा कर सकूं, पार्टी ने उचित नहीं समझा, तो पार्टी के निर्णय के साथ रहा हूँ, हमेशा रहूँगा। अगर 2023 में आपको अगर मौका मिले, पार्टी आपको अगर मौका दे, तो आप क्या तैयार हैं? निश्चित रूप से। ये तो राजनीति में जिस दिन कदम रखा था उसी दिन से तैयार हैं। जनता की सेवा सर्वोपरि है। जन सेवा के लिए पूरे जीवन के अमूल्य वर्ष मैंने जनता को दिए हैं, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि किसी एक ऐसे मुकम्मल स्थान पर जाकर और मैं जनता की बेहतर ढंग से सेवा कर सकूँ। इसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं?
मैं विशेष तैयारियां कुछ नहीं है मेरी। मैं तो हमेशा जिस तरह से चलता हूं, मेरा हर दिन जनता के लिए समर्पित होता है। ऐसे बहुत कम आपको यहाँ लोग देखने को मिलेंगे जिनके यहाँ सुबह हर दिन 10, 20, 50 लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए आते हैं। उनको मैं हर ऑफिस में जहाँ भी उनका काम होता है वहाँ अगर होने लायक हो तो करता हूँ, अथवा उनको संतुष्ट करके वापस भेजता हूँ। फिर उनके घर तक भी पहुँचता हूँ। हर दिन ऐसे कुछ न कुछ मसले होते हैं जिनको उनके घर पहुँचकर हल करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं तो हमेशा जनसेवा में समर्पित रहता हूँ। इस विशेष तैयारी की मैंने तो आज तक आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि मैं तो 24 घंटे तैयार ही रहता हूँ। जनता के लिए 24 घंटे तैयार मिलता हूँ। रात को 1 बजे मैं फ़ोन उठाता हूँ, गांव जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, थाने जाता हूँ। रात को 2 बजे लोगों की सेवा में मैं उपस्थित होता हूँ। इसलिए मुझे विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। पार्टी जिस दिन आदेश करेगी उसी दिन जनता की सेवा में। अभी तो आपने तहसील मुख्यालय पर अपना निवास भी बना लिया है। नहीं, मैं शुरू से ही तहसील मुख्यालय पे ही हूँ। अभी तक शानदार बिल्डिंग बनाई है। लोगों का कहना है कि नरेंद्र आगे थोड़ा करने जा रहा है। नहीं, मेरे पिताजी ने 1975 में तारानगर में मकान बनाया था, और तब से लेके लगातार हमारा परिवार यहाँ तारानगर ही निवास करता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो शुरू से ही तारानगर ही निवास नहीं, युवाओं के तो आप प्रेरणा स्रोत हैं, तो युवाओं की आवाज़ है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जहाँ तक निवास की बात है, मैं शुरू से ही तारानगर निवास करता आ रहा हूँ। और इसका उद्देश्य यही है कि मैं सभी तरह के विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों की, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस क्षेत्र में जो अपनी समस्या भी ठीक से नहीं बता सकते। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनकी समस्या क्या है वो किसी अधिकारी के पास, किसी कर्मचारी के पास, किसी जनप्रतिनिधि के पास जाकर बता नहीं सकते। अभी आपके आने से ठीक पहले ब्रह्मनगर से मेरे पास कुछ लोग आए थे। उनकी जो समस्या है वो खुद ये नहीं बता पा रहे थे कि उनकी समस्या क्या है। इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए मेरा ये मानना है कि मैं ऐसे लोगों के लिए मेरा अधिक समय निकालता हूँ जिन्हें खुद को बेचारों को अपनी समस्या ठीक से प्रस्तुत नहीं करनी आती। उनकी समस्या समझता हूँ, उनका समाधान किस स्तर पे हो सकता है वो समाधान करवा के उनको संतुष्ट करके घर भेजता हूँ। इसलिए ये तारानगर निवास करने का मकसद है कि पूरे क्षेत्र के उन लोगों को मैं हर समय उपलब्ध मिल सकूं जिन लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है। अच्छा, पिछले जो 17 साल का जो राजनीतिक करियर रहा है हमारे क्षेत्र का, इसमें एक परिवार का बहुत ज़्यादा यहाँ वर्चस्व रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक खास कम्युनिटी के लोग अगर चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो उसके लिए एक भ्रम पैदा किया जाता है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, चुनाव शब्द जब है तो चुनाव के साथ ये चुनाव के साथ इनबिल्ट चीज़ें हैं। कंप्यूटर में एक शब्द होता है इनबिल्ट, तो ये इनबिल्ट चीज़ें हैं। चुनाव जीतने के लिए लोग अपनी अपनी व्यू रचनाएँ बनाते हैं। अगर किसी ने कोई इस तरह की व्यू रचनाएँ बनाई हैं जिससे उनको फ़ायदा हो तो वो बनाएंगे। इसमें अब किसी को ब्लेम करना या कुछ अनर्गल बातें करना उचित नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो चुनाव जीतने के लिए किस तरह की रणनीति, किस तरह की व्यू रचना बनाता है। उसमें अगर हालांकि अपेक्षा ये की जाती है किसी भी जनप्रतिनिधि से कि वो चुनाव जीतने के लिए भी और नैतिकता का, मूल्यों का त्याग ना करे, परंतु अगर फिर भी कोई करता है तो इसके लिए ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। चुनाव जीतने के लिए अगर कोई थोड़ा बहुत अपने ज़मीर के साथ समझौता करता है, मूल्यों के साथ समझौता करता है, सिद्धांतों के साथ समझौता करता है, नैतिकता के साथ समझौता करता है, तो ये इसमें को चुनाव जीतने का हिस्सा माना जा सकता है इसको। हालांकि ये राजनीति में अपेक्षित नहीं है, खासकर मुझ जैसे आदमी के लिए तो कतई नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मूल्यों की और सिद्धांतों की राजनीति करने में विश्वास रखता हो। हमारा क्षेत्र हमेशा से शांति प्रिय रहा है और भाईचारा सौहार्द का रहा है। लेकिन ये जो नए जो बाहर से जो लोग आते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
बाहर से आपका क्या तात्पर्य, जनप्रतिनिधि? हाँ, जनप्रतिनिधि। देखिए, ये क्षेत्र की बड़ी मांग है, क्षेत्र की बड़ी मांग है कि यहाँ का प्रतिनिधि है वो यहाँ का जन्मा जाया हो। यहाँ लोगों की यहाँ तक भी राय है कि क्या यहाँ इस क्षेत्र की माताओं ने क्या इतने काबिल, इतने योग्य, इतने कैपेबल लोग पैदा नहीं किए कि वो यहाँ के क्षेत्र के, इस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। ये क्षेत्र की एक समान, एक रूप से ये मांग है और राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए योग्यतम व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए। उसके बाद ये अलग है कि लोगों ने इस बार, हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार दिया था, परंतु इस बार वसुंधरा राजे की सरकार के प्रति जो रोष था वो, तथा लोगों ने कांग्रेस की जब सरकार आती दिखाई दे रही थी लोगों को, तो सरकार के साथ जाना उचित समझा लोगों ने कि भी विकास को पंख लगेंगे। इसलिए, अन्यथा यहाँ के क्षेत्र के आम आदमी की ये भावनात्मक मांग है कि यहाँ के जन्मे जाए व्यक्ति को यहाँ का प्रतिनिधि बनना चाहिए। लेकिन ये तारानगर 1977 में अस्तित्व में आया और प्रथम चुनाव में यहाँ के मिट्टी के लाल मनीराम जी ने यहाँ से चुनाव जीतकर और जो स्थानीय प्रतिनिधि की जो मांग थी उसको पूरा किया। लेकिन उसके बाद लंबे अरसे तक तारानगर का व्यक्ति विधायक नहीं बन पाया। हालांकि बीच में ऐसे कई अवसर आए जब तारानगर के व्यक्ति विधानसभा में पहुंचते रह गए, लेकिन लोगों की जो धीरे धीरे ये मांग बड़ी होती गई कि भी तारानगर के ही किसी व्यक्ति को तारानगर का प्रतिनिधि होना चाहिए। और फिर बीच में जयनारायण जी पूनिया 1985 में तथा 2013 में यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि वो राजगढ़ रहते हैं, लेकिन उनका जो पैतृक स्थान है वो तारानगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए उनको बाहरी करार दिया जाना अनैतिक रूप से गलत है। फिर भी जो लोगों की आम भावना है वो है तारानगर से, उनका तात्पर्य है तारानगर तहसील क्षेत्र के व्यक्ति से। उनको लेकर आप इस समय क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब इस देश में लागू हुई, उससे पहले मौसम आधारित फसल बीमा थी और वो प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न तरह से इम्प्लीमेंट होती थी। तो उस समय यहाँ की चूँकि जलवायु और यहाँ का वातावरण रबी फसल में बहुत अनुकूल था, बीमा के अनुकूल था। जो उनका पैरामीटर्स होते थे उस पैरामीटर्स के अनुरूप काफ़ी किसानों को क्लेम बनता था। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, जिसमें राजस्थान में किसानों के हिस्से में 2% प्रीमियम आया, देश में कई ऐसे भी स्थान हैं जहां 5% प्रीमियम किसानों को चुकाने पड़ते हैं, तो उस समय इसका पूरे देश में और सेंट्रलाइजेशन हुआ। और उसके बाद जो ये योजना देश में लागू हुई उसमें बड़ी विसंगतियां थी। हमने उन विसंगतियों के खिलाफ राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी कि सरकार को मजबूरन उन विसंगतियों को दूर करना पड़ा। और जो सबसे बड़ी विसंगति ऐसी थी कि 7 हेक्टेयर के बाद किसानों को जो प्रीमियम सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी भारत सरकार ने पूर्णतः समाप्त कर दी। इसलिए किसी भी किसान को जो 10 हेक्टेयर, 12 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर का जोत का मालिक होता था, उसको अपनी पूरी फसल का बीमा कराना उसके लिए लगभग असंभव सा कार्य बन गया था। क्योंकि 7 हेक्टेयर के बाद जो 98% जो सब्सिडी राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा बराबर हिस्सों में दी जाती है वो पूर्णतः समाप्त कर दी गई। और इतनी बड़ी राशि प्रीमियम के रूप में किसी भी किसान के वश में नहीं थी कि वो बीमा अपना प्रीमियम जमा कराए, फसल बीमा करा सके। इसलिए हमने उस विसंगति के खिलाफ मोर्चा खोला। जब हमने ये पाया कि यहाँ के जो निर्वाचित लोग हैं वो जो पार्टी लाइन से हटकर बोलने को तैयार नहीं है, तो मैंने विशेषकर अपने स्तर पर एक रूपरेखा तैयार की और मैंने किसानों की ओर से जो भी लीडिंग बैंक्स थे उनको पत्र लिखा
कि हमने इस बार हमारी फसल 7 हेक्टेयर में ही जुताई की है और 7 हेक्टेयर से अधिक जो हमारी ज़मीन है वो हमने पशुधन के लिए रखी है। इसलिए हमारा जो प्रीमियम है वो 7 हेक्टेयर तक का काटा जाए तथा हमारी फसल बीमा 7 हेक्टेयर तक की जाए। हालांकि बैंकों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि फसल बीमा बाध्यकारी थी। जब जो लीडिंग बैंक्स हैं उनका दायित्व बनता है कि कोई भी किसान अगर उनसे अपनी ज़मीन पर ऋण लेता है, लोन लेता है किसान क्रेडिट के माध्यम से, तो ये बैंकों की जिम्मेदारी थी नियमानुसार कि वो किसान की पूरी ज़मीन की बीमा करे। परंतु हमने बैंकों को मजबूर किया कि भाई हम लिखित में दे रहे हैं आपको कि हमने जुताई 7 हेक्टेयर की है। अगर आप बिना जुताई की ज़मीन की अगर बीमा करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, हम अपने स्तर पे जहाँ पे भी हमारी लड़ाई लड़ी जा सकेगी हम लड़ेंगे। इसलिए बैंकों को ये मजबूरन 1-2 साल अनौपचारिक रूप से उन्होंने 7 हेक्टेयर तक की फसल बीमा की और उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि सब्सिडी है वो सारी ज़मीन पे मिलेगी। तो ये एक बड़ी विसंगति थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जिसको हमने बहुत ही सजगता से और बहुत ही सूझबूझ से, समझदारी से हमने इस विसंगति को दूर कराया। साथ ही जो गारंटी उपज तय की हुई है अभी हमारे यहाँ अगर तारानगर की बात करें या चूरू जिले में लगभग 4 अधिसूचित फसलें हैं। तारानगर में तो निश्चित रूप से 4 अधिसूचित फसलें हैं, अभी 1-2 फसलें और जुड़ी हैं, लेकिन मोटा मोटी जो पूरे अगर हम क्षेत्र की बात करें तो 4 ही हैं। कौन कौन सी फसल है इसमें? मैं बात कर रहा हूँ खरीफ की। तो खरीफ में मूंग, मोट, बाजरा, गंवार, ये 4 ही अधिसूचित फसलें हैं। 2-4 जो सिंचित क्षेत्र हैं उनको अगर छोड़ दी जाए तो मोटा मोटी तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 4 अधिसूचित फसलें हैं। और उन चारों फसलों का जो गारंटी उपज है वो बहुत अभी कम है, क्योंकि बाजरे का जो गारंटी उपज है वो इतना है कि सामान्य से बारिश में और बहुत कम उपज वाले साल में भी गारंटी उपज के नज़दीक पहुंच जाती है, इसलिए क्लेम बहुत कम बनता है। और अभी पिछले 2-3 साल से चने की भी, रबी की अगर बात करें तो चने की भी जो औसत उत्पादन है वो कम कर दिया है, गारंटी उपज जो है वो कम कर दिया है। तो उसके लिए हम कलेक्टर के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर हम इसका संज्ञान ले रखा है। हमने विभिन्न स्तरों पर हमारी बात रखी है कि भी ये जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ के चलते जो फसल बीमा में किसानों को जो हानि हुई है उसको दूर किया जाए और ये गारंटी उपज को वापस उसी स्तर पे लाया जाए ताकि किसानों को फसल नहीं होने की स्थिति में और उनका क्लेम मिल सके, उनका मुआवजा ठीक से मिल सके। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो जैसे बीमा क्लेम को लेके जो अन्य पार्टियां हैं वो धरना देती है, बीजेपी है या और अभी आपकी राज्य सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, तो कांग्रेस पार्टी है वो प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध क्यों नहीं करती? नहीं, देखिए, जनता में ये जनतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। जनता की लड़ाई, जनता के मुद्दों को लेकर अगर कोई संघर्ष करता है तो ये सबका अधिकार है। जहाँ तक क्लेम की बात है, क्लेम के जो पैरामीटर्स हैं वो तय हैं। हर फसल के लिए एक अधिसूचना जारी होती है, रबी के लिए अलग से अधिसूचना जारी होती है, खरीफ के लिए अलग से अधिसूचना जारी होती है। और उस अधिसूचना में क्लेम किन आधारों पर मिलेगा, जिन्हें पैरामीटर बोला जाता है, बीमा कंपनी की भाषा में अगर बात करें तो जो पैरामीटर्स तय किए जाते हैं उन पैरामीटर्स के आधार पे ही क्लेम निर्धारित होता है। और अगर हम बहुत इंट्रिकेसीज में नहीं जाएं, अगर बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएं, तो मोटा मोटी सबके समझ में आने वाली भाषा में अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य जो पैरामीटर है वो ये है क्रॉप कटिंग। क्रॉप कटिंग जिस प्रकार से होती है, क्रॉप कटिंग के आधार पे ही और क्लेम का निर्धारण होता है। अभी पीछे जो खरीफ की फसल थी तभी यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर के द्वारा सर्वे करवाया गया था, जो हमारे आदरणीय सांसद महोदय ने कहा कि मैं ये अपना सैटेलाइट का जो सर्वे करवा के मैं आपको बीमा क्लेम दिलवाऊंगा। इससे किसानों को फायदा हुआ, घाटा हुआ? नहीं, उसको फसल से या फसल बीमा को लेकर वो सर्वे नहीं था, वो खनिज पदार्थों की तथा पानी की क्वालिटी का सर्वे है।
और उसका अभी आगे का नेक्स्ट फेज़ भी शुरू हो गया है। एक दो गांव में पानी की क्वालिटी कैसी है उसको देखा जा रहा है और बहुत गहरे तक खुदाई की जा रही है। इसलिए जो हेलीकॉप्टर से जो सर्वे हुआ था उसका फसल से तथा फसल बीमा से लेकर कोई संबंध नहीं था, वो खनिज पदार्थों की उपलब्धता तथा पानी की क्वालिटी को लेकर था। नहीं तो यहाँ के तो किसान हैं, यहाँ के जो कुछ एक ये जो संगठन है, ये उन्होंने तो ये लोगों को बताया नहीं, ये बताने को जानकारी के अभाव में कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन ये जो सर्वे हुआ, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था यहाँ किसी तरह का खनिज पदार्थ उपलब्ध है अथवा नहीं, तथा पानी की क्वालिटी कैसी है। यहाँ नज़दीकी गांव ढाणी कुम्हारान की हलके में और एक खुदाई भी चल रही है, जो करीबन अभी अगर 5-7 रोज़ पहले तक की अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताऊं तो 700-800 फीट तक की खुदाई हो चुकी है। बहुत चट्टानें अभी आई हुई हैं, नीचे पानी तक जाने का प्रयास किया जा रहा है, ये देखने का कि भी यहाँ पानी की उपलब्धता कितनी है तथा उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो फसल के लायक है या नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है। अभी हम बात करते हैं दूत साहब से कि वो अपने जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो शिक्षा से संबंधित अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे हमें। देश की जर्नी के माध्यम से जनता आपसे सुनना चाहती है। देखिए, जैसा मैंने बताया, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। मेरे पिता यहाँ के बेहद आदरणीय जनप्रतिनिधि रहे हैं, किसानों ने जिनको बहुत आदर सम्मान दिया है। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरी शिक्षा का ताल्लुक़ है, मैं बचपन मेरी शुरुआती शिक्षा मेरे गांव साथियों से ही पूरी की मैंने, तथा 8वीं पास करके और मुझे सुदूर कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता ऐसी जगह है जहाँ हिंदी बोली जानी भी बड़ी मुश्किल थी, जबकि मैं तो राजस्थानी मारवाड़ी परिवेश में पला बढ़ा था। मेरे लिए सब कुछ नया था। उस समय संचार के, टेलीकम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे कि मैं घर वालों को मेरी दुविधा बता पाऊँ कि मैं वहाँ कैसा महसूस कर रहा हूँ। और उसके अभाव में मैंने वहाँ जो परेशानियाँ, जो दुविधाएं थी, उनको फेस करना सीखा, उन परिस्थितियों से मुकाबला करना सीखा। और वहाँ चूँकि अंग्रेजी माध्यम एकमात्र विकल्प था, यहाँ हिंदी माध्यम कहने भर को था, यहाँ तो मारवाड़ी माध्यम हुआ करता था। लेकिन यहाँ से अचानक जो परिवेश बदला और कक्षा 9 में मुझे कलकत्ता के एक बहुत ही रेपुटेड स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया, महेश्वरी विद्यालय। तो वहाँ सब कुछ अलग अलग था। मैंने अपने आप को बहुत समय तक मैं अपने आप को उस परिस्थिति में, उस परिवेश में संतुलन नहीं बैठा पाया। परंतु घर वालों से कोई संपर्क का साधन नहीं था, न उस ज़माने में टेलीफोन था, न उस ज़माने में कोई और संचार का माध्यम था। सिर्फ ट्रेन के माध्यम से घर आना ही एक ऐसा माध्यम था, मैं आके ही मेरे परिवार वालों को ये बता सकूं, जो कि संभव नहीं था। इसलिए मैंने परिस्थितियों से मुकाबला करना ज़्यादा उचित समझा और परिस्थितियों में मुकाबला करते करते मैं वहाँ के परिवेश में ढल गया। और उसके बाद में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। और साथ ही चूँकि जो जर्म्स थे, जो पैतृक गुण थे, वो वहाँ जाके भी बलवत हुए। तथा मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिले के बाद वहाँ छात्र राजनीति में प्रवेश किया। पहले साल ही मैंने वहाँ छात्र राजनीति में 1991 में चुनाव लड़ लिया। फिर अगले साल वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ जनरल सेक्रेटरी, जो महासचिव है, वो सर्वोच्च पद होता है। तो इसलिए मैंने सेक्रेटरी के पद पे मैंने रहा, फिर मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पद पे रहा। फिर इस तरह से मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में मैंने काफ़ी आगे तक मैंने छात्रों की सेवा की। और फिर उसके बाद चूँकि छात्र राजनीति में जन सेवा के लिए मेरे मन में एक जज्बा पैदा हुआ, तो यहाँ आने के बाद में मैंने फिर सेवा, जनता की सेवा, गरीब की सेवा का जो मेरा
जो मकसद था वो मैंने जारी रखा। आपने गवर्नमेंट सर्विस में जाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? आखिर आप जो एक अच्छे संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया। नहीं, जाने का देखिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप किस माहौल में, किस परिवेश में आप रह रहे हैं। मैं जिस परिवेश में वहाँ था, मेरे पिता के वहाँ के व्यापारियों से पारिवारिक संबंध थे, तो उन व्यापारियों के साथ रहने से जो परिवेश मुझे मिला, उस परिवेश में सरकारी सेवाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं था। इसलिए सरकारी सेवाओं में जाने का कभी मोटिवेशन मिला ही नहीं। अभी हाल ही में आपने LLB किया है। LLB के बाद में मैंने MA की डिग्री ली है। अच्छा, अभी MA के लिए। हाँ। अच्छा, आपने जो अभी बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाया है? हाँ, बार काउंसिल से मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और इच्छा है कि मैं इस वकालत के पेशे में भी कुछ किसी की मदद कर पाऊँ। आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं? देखिए, ये बात कह के आप किसी को उपहास का पात्र बनाना चाहें तो अलग बात है। बाकी जो लोग भी राजनीति में होते हैं उनका मकसद तो होता ही है। और मैं तो चूंकि अपने आप को इसलिए समझता हूँ कि मैं चीज़ों को समझता हूँ, चीज़ों को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो मैक्सिमम लोगों को, मासेस को क्या फ़ायदा हो, इन सब चीज़ों को भी मैं समझता हूँ। इसलिए मेरा ये मानना है कि राजनीति में काबिल, योग्य और पढ़े लिखे लोग जब तक अगले पायदान पर नहीं होंगे तब तक जनता का बहुत अधिक भला नहीं हो पाएगा। और जो लोकतंत्र का, जनतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि राजनीति में मुझ जैसे लोगों की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए, जनता को मेरी आवश्यकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा, जैसा आपने सवाल किया, मैं तत्पर हूँ। आज देश की जननी के साथ हमने हमारे आदरणीय पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रहे नरेंद्र जी दूत से मिलकर इनके जीवन परिचय और शिक्षा दीक्षा व इनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानकारी ली और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने जो हमें समय दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूत साहब। धन्यवाद आपका भी। आपने हमारे निवास स्थान पर पहुंचकर हमारी भावनाओं को जानने के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।